नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो हम लोग देखने वाले हैं वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ऑनलाइन जुड़ना है, प्ले स्टोर से टारगेट यूकेएसएससी ऐप को डाउनलोड करें। काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ऑफलाइन कहां पर है। फिलहाल हम लोग ऑफलाइन नहीं है भाई, ठीक है। जितने लोग को भी चाहे देहरादून से हो, देहरादून से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। देहरादून में ही हमारा ऑफिस है, या फिर हम लोग जहां से भी पढ़ाते हैं देहरादून से पढ़ाते हैं। बाकी जिन लोगों को हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना है, देखिए हमारे साथ ज्यादातर छात्र जो हैं सुदूर संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बिल्कुल पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, कुछ एक छात्र तो माणा से भी हैं भाई, ठीक है। तो माणा से जो देख रहे हैं उनका परसों मैसेज आया हुआ था कि सर मैं माणा गांव से हूं। तो आप लोग देखिए इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। चाहे माणा से हो, चंपावत से हो, इधर आपके पौड़ी से, चमोली से, तो हमारे छात्र अक्सर आपको पता है दूर दराज गांव में। हमारा लक्ष्य यही है। देखिए आपको पता है कि देहरादून राजधानी है प्रदेश की, यहां पर क्या होता है, बड़े बड़े संस्थान है, आपको पता है। तो जो छात्र यहां से गांव से कुछ छात्र क्या करते हैं, पिथौरागढ़ हल्द्वानी से या फिर पौड़ी वगैरह चमोली से आकर देहरादून आ जाते हैं। तो वो छात्र यहां पर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं भाई। तो अक्सर गांव के छात्रों का मोराल क्या रहता है, डाउन रहता है कि हम गांव में रहकर इस तरह की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जो छात्र भी देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों को ये सेम सुविधा जो देहरादून के बड़े बड़े संस्थानों में मिलती है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मैंने बताया है काफी छात्र लोग अपनी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी हमसे डिस्कस करते हैं, तो उससे हम लोग भी देख पाते हैं हमसे क्या बेहतर हो पाएगा। बहरहाल इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो फीस रखी हुई है, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन फीस रखी है। मेरा मानना यह है कि 200 रुपए में, ठीक है, मात्र 200 रुपए में आपको यहां पर 199 में, ठीक है, 199 रुपए में जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं ना, 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी अगर आप कल के दिन बनते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 35,000 प्लस, ठीक है, 35,000 प्लस से सैलरी होती है भाई। आप लोगों को अगर ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहां पर कुछ छात्रों का यह कहना होता है कि अगर इतना ही आपको शौक है शिक्षा देने का तो फ्री में दे दीजिए। अरे भाई साहब, आप ये चीज भी तो देखिए ना, इतना बड़ा बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, इतनी बड़ी लाइटें लगी हुई है, इतना संसाधन चल रहा है, कुछ एक चीजें इनका पैसा भी तो लगता है। बिजली का बिल ही आपको पता है भाई, उत्तराखंड में जो बार बार मांग उठ रही है कि लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, तो इन्हीं कारणों से उत्तराखंड में लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पर लाइटें यूज हो रही है, इतना बड़ा बोर्ड यूज हो रहा है। साथ ही साथ जो आपके टाइपिंग करते हैं, जो आपके पोस्टर डिजाइन करते हैं, इनका भी तो पैसा जाता है। तो सब कुछ मिलाकर एक नॉर्म्स को तैयार कर यहां पर एक फीस तय की गई है 199। इसमें भी आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, 4 टारगेट टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर के टेस्ट मिलते हैं। तो इसी सब का अगर आपको फायदा उठाना है, देहरादून की बड़ी बड़ी संस्थानों के मुकाबले अगर आपको अपनी तैयारी गांव में रहते हुए करनी है तो टारगेट यूकेएसएससी से आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से टारगेट यूकेएसएससी ऐप को डाउनलोड करना है। किसी भी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अन्यथा कॉल करने में दिक्कत है तो 9410905102 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी, ठीक है। आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सॉल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो राम किससे लिखता है भाई, कलम से लिखता है। कारक, कारक क्या बताया है, प्रसर्ग इसको कहा जाता है, डेली बता रहा हूं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। तो यहां पर जो राम कलम से लिखता है, कलम क्या है, कलम आपका साधन है। जैसे मैं क्या है, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो मैं कलम से लिखता हूं, कलम क्या है, साधन है मेरा। तो जब भी साधन किसी चीज में प्रयुक्त होता है, सीधा सीधा क्या होता है, करण कारक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो राम किससे लिखता है भाई, कलम से लिखता है। कलम क्या है, साधन है, माध्यम है, ठीक है, लिखने का माध्यम है, तो ये करण कारक हो जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा है कि मैं बस से दिल्ली गया, मैंने बोला मैं किससे गया भाई, बस से दिल्ली गया। तो बस क्या हुआ, एक साधन का कार्य करा, किससे गया, बस से गया। यानी मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने चाकू से सेब काटा, किससे काटा, चाकू से काटा। तो चाकू माध्यम का कार्य कर रहा है, यानी करण कारक हो जाएगा। बाकी अपदान क्या होता है, आपको बताया है कि अपदान किसी से सीखने का भाव। जैसे मैंने बोला कि आप में से हिंदी सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं भाई, हिंदी सीखते हैं, तो सीखने का भाव किस में आएगा, आपादान कारक में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अलगाव का भाव कहां पर आएगा, आपादान कारक में आएगा, और से और के द्वारा इसकी विभक्ति होती है, ठीक है। इस चीज को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो वह किस प्रकार का संचार होता है। दो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये व्यक्ति है बी, भाई ये आपस में संचार कर रहे हैं एक दूसरे से, इस संचार को क्या बोलेंगे, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। इस संचार को कहा जाएगा अंतरवैयक्तिक संचार। क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। जो भी छात्र देख रहे हैं सोल्यूशन, अगर आपका ये गलत हुआ है ना, तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बहुत कमजोरी है भाई, इन कमजोरियों को दूर कीजिए।
कीजिए पहले अपनी, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर है अब तक तो आपके सब समाप्त हो जाने चाहिए। अब टाइम लास्ट टाइम पर रिवीजन करने का है। तो अंतर व्यक्ति संवाद क्या होता है? जब ए बी से बात करेगा तो अंतर व्यक्ति संवाद हो जाएगा, इस चीज को नोट करिएगा। बाकी सांकेतिक संचार क्या होता है? सांकेतिक संचार आपने पहले से देखा होगा, दूरदर्शन या फिर आजकल भी टीवी में अगर आप देखते होंगे, एक लेडीज होती है, ठीक है। मैंने तो यही देखा था बचपन में भाई, ठीक है। अभी भी हम यही देखते हैं कि एक लेडीज है, वो इशारों से कुछ कर बोलती है। तो जो ब्लाइंड या फिर इस तरीके के जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए वहां पर सांकेतिक संचार किया जाता है। सांकेतिक मतलब इशारों से किया जाने वाला संचार सांकेतिक संचार होगा। सामूहिक संचार क्या होता है? जब दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, सामूहिक मतलब भाई सामूहिक संचार मतलब यहां पे दो से ज्यादा अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, 8-10 लोगों के ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तो एक टाइप का सामूहिक संचार हो जाएगा। मौखिक संचार यानी मुंह से बोला हुआ संचार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सत्यम तथा तारापथ नामक रचना किसकी है? तो सत्यकाम तथा तारापथ नामक रचना किसकी है? रचना और इनके जो रचनाकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी रचना की पीडीएफ चाहिए 9410905102 पर व्हाट्सएप कर देना भाई, व्हाट्सएप कर देना। इसकी आपको हाई लिखकर भेजिएगा, अपना नाम भेज देना, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी रचनाओं की। अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सत्यकाम तथा तारापथ के जो रचनाकार हैं आपको बताना था कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन डी हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। 19 मई कब जन्म हुआ था? 19 मई 1900 में इनका जन्म होता है। कहां पर? कौसानी में, वही कौसानी, ठीक है। 19 या 20 मई, ठीक है, 20 मई करिएगा, एनसीईआरटी में 20 मई देता है ना, तो 20 मई करिएगा, ठीक है। तो इनका जन्म कहां पर होता है भाई? कौसानी में। कौसानी, वही कौसानी जिसे किस नाम से जानते हैं? बलना नाम से जाना जाता है, पुराना उसका बलना नाम था। यही सुमित्रा नंदन पंत है, इनके द्वारा, ठीक है, छायावाद के कवि हो जाएंगे भाई। कौन से कवि है? छायावाद के कवि है। वे आंखें रचना, ठीक है, वे आंखें रचना, एक इनकी आती है वे आंखें रचना, वे आंखें, ठीक है। ये चीज आपको ना कहीं नहीं मिलेगी, मैं लिखा रहा हूं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, पीडीएफ में आपको दी हुई है। वे आंखें रचना जो है इनका शीर्षक क्या था भाई? वे आंखें रचना में विषय क्या था? ठीक है, वे आंखें रचना में इनका जो विषय हो जाएगा, विषय था इनका किसान पर आधारित, ठीक है, किसान पर आधारित, किसान पर आधारित विषय था, ठीक है। यह क्वेश्चन कहां पूछा गया था बताऊं? यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता के एग्जाम में, ठीक है। हिंदी का प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था शायद, मेरे ख्याल से बहुत पहले का एग्जाम था, वहां पर पूछा था वे आंखें रचना में कि सुमित्रा नंदन पंत ने किस विषय पर लिखी है? तो किसान पर आधारित लिखी गई है वे आंखें रचना इनके द्वारा। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है, प्रथम छायावादी रचना कौन सी है इनकी? प्रथम छायावादी, छायावादी कवि आपको बताया ना, तो प्रथम छायावादी कवि इनकी हो जाएगी उच्छावास। उच्छावास इनकी प्रथम छायावादी कवि हो जाएगी। तो कभी ये भी प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन की छायावादी प्रथम कविता कौन सी थी? तो उच्छावास थी। इसके अलावा एक पत्रिका इन्होंने चलाई थी भाई, पत्रिका पूछा जाता है कौन सी चलाई थी? रूपाब, ठीक है, रूपाब इनकी पत्रिका थी, 1938 में प्रकाशित हुई थी। बार बार बताया है, अब आने वाले कोई भी प्रैक्टिस सेटों में आएगा, नहीं बताऊंगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो व्यक्ति विद्वान होता है वे विनयी होता है, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो जो व्यक्ति विद्वान होता है वे विनयी होता है। सीधा सीधा या तो किसी को जो दिख गया होगा भाई, अगर आपको जो दिख गया है पहले ही बताया है जो, ठीक है, ज्यों, ठीक है, या फिर की, साथ ही साथ जब, तब, ये जब भी आपको दिखते हैं, ये शब्द आपको दिखते हैं तो आपको क्या पता है? मिश्र वाक्य होता है। पर ये तो ये उनके लिए है जो चीजें रटते हैं या ट्रिक से करते हैं। कभी कभी ये सब नहीं दिए रहते हैं तो आपको वाक्य को पहचानना होता है भाई, ठीक है, तो आपको पहचानना होता है। तो यहां पर अगर आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए जिससे सिलेक्शन होने की बहुत कम चांसेस होती हैं, मेथड वही होता है, सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। जब आप डीपली पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छी से पढ़ते हैं, तो ये तो आपके शॉर्टकट मेथड है जब आपको ये देखना हो मिश्र वाक्य है। इसके अलावा मिश्र वाक्य क्या होता है? डेली बता रहा हूं, जब भी एक प्रधान उपवाक्य होता है दूसरा उस पर आश्रित होता है, यानी जो विद्वान होता है वे विनयी होता है। तो यानी एक प्रधान उपवाक्य है दूसरा उस पर आश्रित है, जैसे वो विनयी होता है। कौन विनयी होता है भाई? जो विद्वान होता है। तो इस तरीके से एक भी वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, सीधा सीधा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विध है, संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं या फिर दो उपवाक्य होते हैं, बीच में समुच्चय बोधक अव्यय के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो वाक्य दिए हुए हैं भाई, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विजय लिखता लिखता सो गया। क्या लिखता लिखता सो गया भाई? ठीक है, लिखता लिखता नहीं होगा, विजय लिखते लिखते होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है। विजय लिखता लिखता सो गई,
गई तो होगा ही नहीं, विजय तो पुल्लिंग है भाई, गई आ गया, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। विजय लिखती लिखती सो गया, तो लिखती लिखती भी नहीं आएगा, अभी आपको बताया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है हमारे पास विजय लिखते लिखते सो गया, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। विजय ने क्या करा भाई, लिखते लिखते विजय सो गया, जैसे कि मैंने बोला आप पढ़ते पढ़ते सो गए, या फिर आपने क्या करा, टेस्ट सीरीज मोबाइल में फोन में दी, टेस्ट सीरीज देते देते आप सो गए, या सॉल्यूशन देखते देखते आप सो गए, ठीक है। तो वैसे तो यार सोने नहीं देता हूं मैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा, वैसे मैं अमूमन बोलता नहीं हूं, आजकल कमेंट आते हैं तो आप लोगों को ना अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन टाइप मिलती है, ऐसा तो मेरा मानना नहीं होता है, पर बहुत से आपने देखा होगा नेगेटिव कमेंट भी करते हैं नीचे, आपने देखा होगा, तो नेगेटिव कमेंट वालों के लिए कुछ नहीं है यार, अगर आप भी मेरा वीडियो देखकर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, अगर आप बताते हो तो ये जरूर बताना चाहिए कि कहां पे गलती कर रहे हैं, उस गलती को हम सुधारेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग को एफर्ट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या कोई सुधार की जरूरत है, तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं नीचे, उन कमेंटों को पढ़कर हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव कमेंट वालों के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया भाई, आप लोग भी हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों की एक वीडियो देखने से हमें एक व्यू मिलता है, बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं। जो नेगेटिव कमेंट करता है, नेगेटिव कमेंट करने के साथ साथ 4 ग्रुपों में और शेयर कर देना, बोल देना है बहुत बेकार पढ़ाते हैं, ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसा बोल देना 4 दोस्तों से कि ये बहुत बेकार पढ़ाते हैं, और वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा भाई, वहां पर जो अलंकार होगा श्लेष अलंकार होगा, कल ही बताया था श्लेष अलंकार, ठीक है, जहां पर एक अर्थ आता है उसके भेद अलग हो, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चीज लिखाई भी थी, जो रहीम गति दीप की कुल कपीत सोए, ठीक है, जो गति दीप की, ठीक है, जो गति दीप की कुल, ठीक है, जो गति दीप की, ठीक है, जो गति दीप की कुल कपूत, ठीक है, जो गति दीप की, ठीक है यार थोड़ा सा लिख के ही बता दूंगा, जो गति दीप की कुल, ठीक है, जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, ठीक है, गति सोए, बारे उजियारे, ठीक है, बारे उजियारे करे बड़े अध्याय हुए, ठीक है, बारे उजियारे करे बड़े अध्याय हुए। तो यहां पर जो बारे शब्द आ रहा है, ठीक है, इस चीज को पूरा लिख लेना यार आप लोग, ठीक है, तो लिखने में जो सा क्लास जो लेंदी हो जाती है, बच्चे बोलते हैं, तो बारे एक तो आता है आपके बारे उजियारे हुए, एक बड़े होता है, ठीक है, यहां पर आप इस चीज को पूरा देख लेना, कल लिखा है, कल वाले प्रैक्टिस सेट से मिला लेना। तो बारे, यहां पर बारे का अर्थ क्या होता है, एक बारे का अर्थ क्या होता है, यहां पर बलना, ठीक है, एक बारे का अर्थ होता है बलना, एक का होता है बचपन, ठीक है, बलना और बचपन, इसके 2 अर्थ होते हैं भाई, ठीक है, बचपन और बलना इसका हो जाएगा बारे का अर्थ। बड़े का अर्थ क्या होता है, एक तो बुझना, एक बड़ा होना, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा एक तो बुझना, ठीक है, बुझना और एक बड़ा होना, ठीक है, बड़ा होना। तो 2 अर्थ हैं भाई एक ही चीजों के, तो आपको यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मानस का हंस किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो मानस का हंस भाई, मानस का हंस ये किसका उपनाम देखने को मिलता है हमें, गोस्वामी तुलसीदास जी का उपनाम देखने को मिलता है, या फिर हमने इन्हें क्या बोला, जातीय कवि, ठीक है, जातीय कवि, ठीक है, जातीय कवि भी हमने इन्हीं को बोला, किसको, गोस्वामी तुलसीदास को। मानस का हंस किसे बोला भाई हमने, गोस्वामी तुलसीदास को बोला, ठीक है। लोक मंगल की साधना, ठीक है, लोक मंगल का साधना, लोक मंगल का साधना, ठीक है, लोक मंगल का साधना किसको बोला भाई, ये भी हमने गोस्वामी तुलसीदास को बोला। इनकी रचनाएं आपको बताई, विनय पात्रिका, विनय पात्रिका कौन सी भाषा में लिखी है, आपने क्लास देखी होगी, कमेंट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। कवितावली और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, तीनों को कोट कर लिखिएगा नीचे और कमेंट में बताना किस किस भाषा में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। प्रिय का तद्भव शब्द है, तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है भाई, हिंदी शब्दों को तद्भव कहते हैं, डेली बता रहा हूं। तो प्रिय का जो तद्भव शब्द हो जाएगा पिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिया का तत्सम रूप, तद्भव रूप क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, ठीक है, पिया आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पिया आपका पिया का तद्भव शब्द है, ठीक है, हाँ, तो पिया का तद्भव शब्द है, प्रिय आपका, ठीक है, मैंने बताया था ना इससे पहले आपको प्रिय, तो प्रिय में जो रॉ आ रहा है ना नीचे, ये तत्सम शब्द है भाई, तत्सम। फिर से डिटॉल वाला ऐड याद करो, 99% टाइम आधे रॉ जो आ रहे हैं ये आपके क्या होते हैं भाई, आधे रॉ जो भी आ रहे हैं ये आपके होते हैं तत्सम शब्द, और साथ ही साथ यहां पर इसका जो तद्भव हो जाएगा पिया हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ठीक है, तो प्रिय और पिया दोनों में ही अंतर होता है, इस चीज को नोट कर चल सकते हैं। इसके अलावा 2-4 और चीजें आप लिखिएगा, एक होता है चितेरा, ठीक है, चितेरा, इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है, एक चितेरा होता है, दूसरा क्या होता है चित्रक, ठीक है, चितेरा और चित्रक।
अब इन दोनों में ही बहुत छात्रों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। चित्रक किसका होता है भाई, चित्रक का तद्भव रूप होता है चीता, ठीक है, चीता। चित्रक संस्कृत रूप हो जाएगा तत्सम, चीता तद्भव रूप हो जाएगा। हिंदी में चीता होता है ना, कूनो नेशनल पार्क में रखे हैं। चितेरा, चितेरे का क्या होता है भाई, चित्रकार, ठीक है, चितेरे का होता है चित्रकार। तो इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, दोनों को ही आज एक साथ दिखा दिया है, दोनों को हमने धराशाही कर दिया है साथ ही साथ में, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एग्जाम में बन जाते हैं। निम्न में से चीता का तत्सम रूप होगा, पूछ देगा आपसे चीता का तत्सम रूप क्या होगा। चितेरा भी ऑप्शन में देगा, ऑप्शन ए में ही चितेरा देगा, बच्चे वहीं पर धराशायी हो जाएंगे, चितेरा को टिक मार कर आएंगे। चीता का तत्सम रूप क्या होगा, चित्रक होगा। इस चीज को नोट कर चलिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को कहा जाता है, और किसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है आ रहा है टारगेट यूकेएसएससी के साथ जुड़कर ना, चाहे दूर संवेद जो हमें बताया ना, सुदूर जो जगह से जुड़े हुए हैं वे छात्र भी अब मुकाबला कर पा रहे हैं देहरादून या फिर कई अन्य कोचिंग संस्थानों के छात्रों के साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो टेस्ट सीरीज देते हैं भाई, अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट टाइम पर आप पर ही बर्डन आ जाता है। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है, वो दे नहीं रहे हैं। कुछ छात्रों का अपना अप्रोच होता है कि जब पढ़ लेंगे तब दे देंगे, ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका सोच सही है। लेकिन आपको होता क्या है दिक्कत यहां पर, कि जब आप लास्ट में कोशिश करोगे ना, आप क्या सोच रहे होगे कि 1 तारीख से 9 के बीच में दूंगा, 1 से 9 के बीच में 9 तारीख कब आएगी आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका वीडियो का एग्जाम हो जाएगा और टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे। अपना देने का फायदा है, सोल्यूशन देखना आपकी मर्जी है, इंटू 2 का ऑप्शन आता है, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, या फिर आपको जिस सेक्शन में डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है, उसी का सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। अब ऑप्शन ए है अंकुर। अंकुर में कोई प्रत्यय दिख रहा है कुछ, अंकुर। अगर मैं इसका विच्छेद भी करूं तो अंकुर में कुछ प्रत्यय आ ही नहीं रहा है, इसको होल्ड कर लेते हैं। प्यासा, ठीक है, प्यास धन आशा, ठीक है। तो प्यासा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है भाई, आ प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पर आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ भाषा, भाषा में भी आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भाष धन आ, भाषा में आ प्रत्यय जुड़ा है। बोली, बोली में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहां पर तीनों में प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन अंकुर में आपका प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, आकाश गंगा का सुर नदी होता है, बिल्कुल होता है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नभो नदी, ठीक है, नभो नदी भी इसका ही होता है। मंदाकिनी भी इसी का होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सभी किसके होते हैं, आकाश गंगा के पर्यायवाची होते हैं। थोड़ा सा टिपिकल था, उम्मीद करता हूं ये आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है पूछ रहे हैं, हाँ नहीं है जब भी आ जाए, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपके पास पेन और पेपर होता है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही गोला कर देना नहीं है। फिर इससे क्या होगा, घर आकर ये नहीं बोलना पड़ेगा यार ये तो बेसिक सा प्रश्न था, मुझे आता था, बस मैंने यही तो नहीं पढ़ा, नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ना भी जरूरी है भाई, तभी तो पेपर निकालोगे, तो इस चीज को पढ़ना जरूरी है, इस चीज को पढ़कर जाइएगा। अब यहां पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अर्क का अनेकार्थी नहीं है, तो अर्क का जो अनेकार्थी नहीं है यहां पर बात कर रहा है, काड़ा इसका होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होता है काड़ा, काड़ा होना नहीं होता है इसका, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इंद्र बीसी का होता है, सूर्य बीसी का होता है। अर्क अमूमन हमें देखने को मिलता है किसका पर्यायवाची होता है भाई, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। वीडियो के पेपर में आ चुका है पिछली बार, अर्क किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही साथ दिनकर, ठीक है, दिनकर, दिनकर या फिर दिवाकर, दिवाकर भी इसी का होता है, ठीक है, दिनकर, दिवाकर या फिर भानु, ठीक है। भानु किसका पर्यायवाची होता है भाई, भानु इसी का होता है। भास्कर इसी का होता है, ठीक है, भास्कर भी इसी का पर्यायवाची होता है। साथ ही साथ मैंने बोला मार्तंड और अरुण, ठीक है, अरुण, अरुण, साथ ही साथ अरुण हो गया है, तो ठीक है, अरुण और मार्तंड भी इसी का पर्यायवाची होता है भाई। अरुण के अलावा कौन सा होता है, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड किसका पर्यायवाची होता है, मार्तंड भी इसी का होता है। रवि, ठीक है, तो ये सभी पर्यायवाची होते हैं सूर्य के, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए देखो मैं कोशिश ये करता हूं, जब भी कोई भी पर्यायवाची आता है आपका, बहुत सारे पर्यायवाची में लिखा देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो रहे हो, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस सेटों से जुड़े हैं तो डेली मैं आपको कम से कम 2-3 पर्यायवाची लिखाता हूं। खाली इन्हीं को अगर आप नोट्स बनाकर लिखते हैं या आप पढ़ते हैं, इन्हीं को याद करते हैं ना, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाता है, फिर थोड़ा सा बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त होता है, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी भाई, ये ना पहले पूछा गया है 2-3 बार, 2 बार यूकेएसएससी ने पूछा है, 2 बार यूकेपीएससी ने, 4 बार आ चुका है, 5वीं बार भी आ सकता है, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, ठीक है, समीधा, ठीक है, समीधा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या होती है भाई, समीधा होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
निम्न शब्दों में से विशेषण कौन है? तो विशेषण कौन है भाई? विशेषण शब्द कौन सा है आपको बताना है निम्न शब्दों में से। सीधा सीधा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजीत। ठीक है, अजीत इसका क्या हो जाएगा? अजीत क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। विशेषण आपको देखना है, जैसे मैंने बोला अच्छा, ठीक है, अच्छा, वह लड़का अच्छा है, तो किसी की भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे कि अच्छा, वह फल मीठा है भाई, ठीक है, तो मीठा शब्द भी विशेषण है। इसी प्रकार से यहां पर भी जो अजीत शब्द है विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। जो क्रियाएं धातु से बनती है वह कह जाती हैं। जो क्रियाएं धातु से बनती हैं कही जाती हैं। धातु यानी मूल रूप भाई। धातु का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, धातु का मतलब क्या होता है? ठीक है, धातु का रूप क्या होता है भाई? मूल रूप। ठीक है, धातु का मतलब मूल रूप होता है। ठीक है, धातु का मतलब मूल रूप होता है, इस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, धातु का मतलब होता है मूल रूप। तो जो क्रियाएं धातु से बनती है वह क्या कही जाती हैं? ठीक है, तो यहां पर पहला ही आंसर जो रुद्र लिखा हुआ है, रुद्र नहीं होगा, यहां पर रूढ़ होगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, रूढ़ क्रियाएं हो जाएंगी भाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी क्रियाएं धातु से बनती हैं वो रूढ़ कहलाती हैं। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं, जो क्रियाएं रूढ़ शब्द क्या होते हैं ना, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है भाई, इनका सार्थक खंड आप कर ही नहीं सकते, मतलब मूल शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला कोई भी मूल शब्द, आपको ताला बोला, ठीक है, मैंने बोला ताला भाई, ताला क्या है? आपका मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, इसका सार्थक खंड कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला आपको देश, ठीक है, भारत देश बोला, ठीक है, तो देश का आप सार्थक खंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, मूल शब्द है भाई, धातु है ये चीज, इस चीज को समझना है। तो जो क्रियाएं धातु से बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ क्रियाएं कहा जाता है। रूढ़ शब्द या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और आपके योग रूढ़, 3 प्रकार के भेद होते हैं। इन चीजों को देख लेना, एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर लेना। बाकी मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लूसेंट में तो 3 दे रहा है, एनसीईआरटी का ही आप लोगों को मैं प्रीफर करता हूं, क्योंकि रेड डालने के वही काम आता है भाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी देखकर आपको बता दूंगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। परीक्षा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? परीक्षक, ठीक है, परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भाई? आपको बताना है परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। परीक्षा, परीक्षक, ठीक है, सॉरी, परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो परीक्षक में छक कहीं से लगा हुआ है? नहीं लगा है। ए और बी तो दोनों हो ही नहीं सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। क्यों? अग प्रत्यय मुझे दिख गया था ना पहली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अग प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है भाई? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहां पर जो विराम चिन्ह आपका लगेगा, यहां पर लगेगा अर्धविराम। ठीक है, करणवाचक क्रिया में भाई अर्धविराम का विराम चिन्ह कैसे होता है? कल ही बताया था। ठीक है, एक कॉमा आ जाएगा, इसके ऊपर बिंदु, यह अर्धविराम होता है। इसका प्रयोग कहां पर होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन आपका आ चुका है शायद मेरे ख्याल से राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान लेखपाल या पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को नोट कर चलना, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा होगा सर को, तभी बना दिया है भाई। ठीक है, बात करें उद्धरण चिन्ह की, तो उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है भाई? उद्धरण चिन्ह या हमने इसको बोला अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। ठीक है, किस प्रकार से हो जाएगा? ये इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ही देता हूं, बोर हो गए हुए सुन सुनकर आप आज कुछ नया बोल देते हैं। ठीक है, गांधी जी ने, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी वाला डायलॉग मारता हूं मैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे मेहनत दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। आज मैं ऐसा बोल देता हूं, ये मेरे ही कोट है। अगर मैं इस कोट को, मैं फेमस व्यक्ति हूं, तो मैं इस कोट को इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना चाहूंगा। ठीक है, बाकी योजक चिन्ह क्या होता है भाई? योजक चिन्ह आपका देखा होगा ना, इस प्रकार से योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह दो चीजों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, योजक चिन्ह खाली, यार आप लोग तो फिर योजक चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, छोटा, बड़ा वाला निदेशक चिन्ह होता है, बड़ा डैश निदेशक चिन्ह हो जाता है। उपविराम, विसर्ग बताया आपको, विराम यही होता है आपका विराम चिन्ह। इसके अलावा आपको बताया है अल्प विराम कॉमा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको हंस पद, ठीक है, हंस पद पूछा जाता है। हंस पद क्या होता है भाई? इस तरीके से होता है हंस पद। ठीक है, लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है भाई? या संक्षेप सूचक। ठीक है, जैसे ये तरह का गोला होता है ना, मैंने बोला डॉक्टर साहब आगे भाई, डॉक्टर ऐसे नहीं लिखते हम लोग, डॉक्टर पूरा लिखने में कष्ट आ जाता है, तो क्या कर देते हैं? डॉक्टर लिख देते हैं इस तरीके से, तो यही लाघव चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका क्या आता है? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग मैंने आपको बताया है, सबसे पहले उपसर्ग, बीच में मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द या धातु हमने इसको बोला। ठीक है, मूल शब्द स्लैश धातु हमने इसको बोला।
और अंत में क्या जुड़ता है, प्रत्यय। ठीक है, अंत में जुड़ता है प्रत्यय। तो आज ये प्रश्न बन ही गया। सबसे पहले उपसर्ग जुड़ेगा, मूल शब्द या धातु बीच में, अंत में कौन जुड़ता है, प्रत्यय। ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी के मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है भाई? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ है, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। बात करें सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, हमने देखा ना पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है भाई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कब हुआ? ठीक है, कब हुआ मतलब कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये 5 इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अर्धमागधी से किसका हुआ है भाई? अर्धमागधी से हुआ है हमारा पूर्वी हिंदी का। ठीक है, एबीसी जिसमें आता है ना अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बाकी सौरसेनी अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का भी विकास माना जाता है, साथ ही साथ राजस्थानी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। इस चीज को नोट कर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, किस छायावादी कवि ने सर्वाधिक उपयोग किया? और एक क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है भाई, किस छायावादी कवि ने सर्वाधिक संवाद शैली का उपयोग किया? ठीक है, तो उपयोग किया को काट देना यहां पर। ठीक है, किस छायावादी कवि ने, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हो जाता है यार भाई। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हो गया, गर्मी ज्यादा है ना देहरादून में, ऐसी गर्मी हो रही है, पढ़ाते हुए पसीने छूट रहे हैं, तो टाइपिस्ट के भी पसीने छूट रहे होंगे भाई टाइप करते हुए, थोड़ा सा गलती उससे भी हो गई। ठीक है, तो माइंड नहीं करना इस चीज को। किस छायावादी कवि ने सर्वाधिक संवाद शैली का उपयोग किया? ठीक है, उपयोग किया, तो किस छायावादी कवि ने किया? बात करें छायावाद की, तो मैंने आपको बताया है छायावाद की ट्रिक क्या है भाई। अल्मोड़ा में एक कॉलेज है, कौन सा, SSJ। ठीक है, मैंने बोला SSJ में, तो यहां पर जो छायावादी कवि है कितने हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, तो SSJ में याद रखना है आपको, ये ट्रिक है SSJ। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, SSJ कैंपस कहां पर है, अल्मोड़ा में है, कॉलेज है। ठीक है, शोभन सिंह जीना कॉलेज जिसको बोला, वही शोभन सिंह जीना जिन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद की 1988 में स्थापना करी थी, उन्हीं के नाम पर अल्मोड़ा में कॉलेज बनाया गया, SSJ कैंपस जिसे हम बोलते हैं। यही SSJ मिलकर ट्रिक बनाते हैं, कौन सी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की मिलकर बनाते हैं छायावादी कवि। और छायावादी जो काल है 1918 से, ठीक है, 1918 से 36 तक माना जाता है छायावादी काल। और इसी छायावादी काल में सर्वाधिक संवाद शैली का जो उपयोग किया गया था भाई, ये किया गया था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, हिंदी का अंतिम प्रश्न, जो हर समय दूसरों में दोष खोजता है। अब यहां पर ना कुछ छात्र आपके बीच में अपवाद होते हैं, मैं तो उन्हें अपवादी कहता हूं। ठीक है, जो हर समय दूसरों में दोष ढूंढता है भाई, होता नहीं यार कि कुछ लोग क्रिकेट खेलने के भाई होता है आपके साथ में, मैच हार गए, सारे सिर पर मुंडारा फोड़ दिया भाई, तेरे कारण ही हारे हम लोग, ऐसा करा तूने, कैच छोड़ दिया। तो वो क्या करता है, जो हर समय दूसरों के सिरों पर दोष खोजता है। आजकल आपने देखा WTC इंडिया हार गई भाई, ठीक है, WTC इंडिया हार गई, अब क्या हो रहा है भाई, सब क्या कर रहे हैं, दूसरों के सिरों पर क्या कर रहे हैं, दोष मूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, परिछिद्रानावेशी। ठीक है, छिद्रानावेशी इसको बोला जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वो क्या होता है भाई, जो हर समय दूसरों के दोष को खोजता हो, छिद्रानावेशी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन जाता है। बाकी उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, आप लोगों के सॉल्यूशन भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं। कल आपका टारगेट टेस्ट होना है। ठीक है, कल टारगेट टेस्ट आपका जब भी होना है, ठीक है, तो उस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट बाकी डल जाएंगे, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी डल जाएगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।